नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 23 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आपके समक्ष रख देता हूँ। 25 मई 1999 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 3:02 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो रिसेंटली इनका प्रेम विवाह हुआ है। जानना चाहती हैं कि आगे वैवाहिक जीवन कैसा दिखता है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हैं तो जानना चाहती हैं कि क्या सिविल सर्विसेज वगैरह में सफलता की योग हैं। इसके अलावा टीचिंग के क्षेत्र में, एसएससी के क्षेत्र में कैसा स्कोप रहेगा, इसके बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। धन को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के भी इन्होंने अपने प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा और भी कुछ करियर से जुड़ा हुआ और ससुराल पक्ष वगैरह से जुड़ा हुआ इनके सवाल हैं जो कि हम आखिर में विस्तार पूर्वक लेंगे। सबसे पहले इनकी लगन कुंडली के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। लगन कुंडली इनकी प्रारंभ होती है 12 नंबर से। 12 नंबर यानी कि मीन लग्न की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो कन्या राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी कि मीन लग्न एवं कन्या राशि की कुंडली इनकी बन जाती है। मीन लग्न यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ये लगन बनता है, वहीं राशि जो है वो कन्या है जिसके स्वामी बुध बनते हैं। तो ज्ञान के लिए समझें, ज्ञान और बुद्धि के लिए तो ये कुंडली बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो लगन है और राशि है दोनों ही ज्ञान से जुड़ी हुई है, तो ये बुद्धि के लिए और ज्ञान के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर अगर हम और समझें तो लगन द्विस्वभाव है। लगन में जो राशि है वो द्विस्वभाव की है, वहीं जो इनकी चंद्र राशि है वो भी द्विस्वभाव की है। ये कन्फ्यूज़न को दर्शाता है कि व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा चीज़ों को लेकर के अभिलाषा रहेगी, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। इस वजह से कन्फ्यूज़न बना रह सकता है और निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक है चार्ट में। तो यही सलाह है कि एक चीज़ के ऊपर टिके रहें, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। लगन में ही लग्नेश देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। यहाँ पर 29 डिग्री के साथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। हंस नामक महापुरुष योग ये बना दे रहे हैं और बली होके बैठे हैं। हालांकि डिग्री वाइज ये 29 डिग्री के हैं तो ये गंडांत में माने जाएंगे, तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए, स्वभाव के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। मान सम्मान जीवन में दिलवाने के लिए भी यहाँ पर बृहस्पति का बैठना बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति शिक्षा, संतान भाव, विवाह भाव एवं भाग्य भाव को देख रहे हैं। जहाँ जहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी वहाँ वहाँ ये देवगुरु आपको फायदा करवाने वाले होंगे। तो पंचम भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के लिए अच्छा है, संतान उत्पत्ति में बढ़िया है। विवाह भाव के ऊपर इनकी दृष्टि वैवाहिक जीवन के लिए, वहीं भाग्य भाव के ऊपर इनकी दृष्टि भाग्य के लिए बढ़िया मानी जाएगी। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहाँ पर कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। हमें ये शनि नीच के नज़र आ रहे हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है शनि के ऊपर, जिस वजह से शनि की नीचता यहाँ पर भंग हो जाएगी। तो यहाँ पर शनिदेव का नीच भंग हो रहा है। अब समझते हैं इस कुंडली में जो शनिदेव है वो लाभेश और द्वादशेश हैं और जाकर के कुंडली के सेकंड हाउस में ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर धन के लिए शनि की स्थिति बढ़िया मैं मानूंगा, बुरी मैं नहीं मानूंगा। तो धन के लिए यहाँ पर शनि का बैठना बढ़िया है। बाकी आप सेविंग वगैरह का ध्यान रखें। यहाँ पर शनि पैसे देने में कोई कमी नहीं करेंगे। यहाँ से बैठ करके शनि कुंडली के चौथे भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो चौथे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है ये प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में विलंब को दर्शाता है। अष्टम भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी ये अचानक से उतार चढ़ाव, वहीं 11वें भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि है वो पैसे के लिए, आय के लिए मैं बढ़िया मानूंगा। कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बुध एवं सूर्य की युति हो रही है। ध्यान से देखेंगे तो ये युति बहुत करीबी डिग्री में है। 9 डिग्री के सूर्य हैं और 8 डिग्री के बुध हैं। तो यहाँ पर लगभग पूर्णतः बुध को अस्त किया है सूर्य ने।
इसको आप बुधादित्य योग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई शुभ, ना तो शुभ भाव है, ना तो इस कुंडली में जो सूर्य हैं वो कोई बहुत अच्छे ग्रह माने जाएंगे। तो इसको बुधादित्य योग मत समझिएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज्ञान वगैरह के मामले में, शिक्षा के मामले में ये थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। यहाँ पर जो सूर्य और बुध युति बना करके बैठे हैं, आपको सलाह मैं दूंगा कि देखिए, कंपटीशन वगैरह में आपने बताया है कि आप हैं भी और आपकी रुचि भी है उसमें, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि अपने वैवाहिक जीवन को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा इन चीज़ों से। कहने का मतलब है, अपने कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देना चाहती हैं, जो भी उसकी तैयारी करना चाहती हैं, वो बिल्कुल करिए आप, लेकिन प्रायोरिटी जो है हमेशा ही अपने मैरिड लाइफ को दीजिए। ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के चक्कर में आपकी मैरिटल लाइफ में कोई परेशानी हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं सूर्य थर्ड हाउस में, ये आपके पराक्रम के लिए बढ़िया माना जाएगा। वहीं बुध की बात की जाए तो यहाँ पर बुध थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि वो अस्त के हैं। इन दोनों की दृष्टि जो भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, तो सूर्य जो भाग्य भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो कर्म के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से चीज़ें दिलवाने वाले होंगे। शुक्र की बात कर ली जाए तो शुक्र यहाँ पर 23 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के चौथे भाव में। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो शुक्र कोई बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। इस कुंडली का अगर सबसे बुरा ग्रह माना जाएगा, अकारक ग्रह माना जाएगा, तो वो शुक्र है, क्योंकि वो तृतीयेश और अष्टमेश बनते हैं, जाकर के कुंडली के फोर्थ हाउस में ये बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह बनाते हैं, बड़ी सावधानी से बनाइएगा। सुख देने में ये शुक्र कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आए तो वहाँ पर पेपर्स वगैरह को बड़े अच्छे से चेक करके तब आप आगे बढ़ें तो आपके लिए वो बढ़िया रहेगा। करियर भाव के ऊपर जो शुक्र की दृष्टि है, ये उतार चढ़ाव को दर्शाती है आपके करियर में, खास करके इनिशियल स्टेज में। राहु के ऊपर चलते हैं। राहु कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। ये राहु बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध को ये राहु दर्शा रहे हैं। प्रेम विवाह के बारे में आपने लिखा भी है, तो उसके पीछे इस राहु का बहुत मेजर रोल मैं देख रहा हूँ कुंडली में। पंचम में बैठा हुआ राहु है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये आपके माइंड को शार्प करता है, दिमाग तेज बनाता है। ये खास करके ये जो राहु है ना, किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो दुनियादारी की चीज़ें हैं उसमें व्यक्ति को बड़ा अव्वल बनाता है। तो यहाँ पर ये राहु को मैं अच्छा ट्रीट करूँगा, अच्छा मानूंगा इस राहु को। यहाँ पर ये जो राहु बैठे हुए हैं पंचम के लिए तो बढ़िया है ही साथ भाग्य के ऊपर जो इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये भाग्य के लिए भी बढ़िया है। हाँ, लगन के ऊपर जो इनकी दृष्टि है, राहु की दृष्टि जो लगन के ऊपर है, वो थोड़ी ज़िद्दी नेचर आपको दे सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। और राहु कहीं ना कहीं स्थायित्व में परेशानी देता है, तो मन भटके इसकी संभावना भी होती है कि आज ये कर लूँ, कल कुछ और कर लूँ। वो वैसे भी आपकी कुंडली में है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, राशि और लगन को देख करके, तो राहु उसमें एक एड ऑन फैक्टर बनेगा। तो उसका ध्यान रखिए कि टिक करके कोई एक काम करें, उसमें फिर आपको राहु से भी मदद मिल जाएगी। प्लानिंग के लिए ये राहु बहुत अच्छा है, कुछ प्लान करना चाहती हैं उसमें ये राहु आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले होंगे। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में, जो कि विवाह और पार्टनरशिप का होता है, वहाँ बैठे हुए हैं। चंद्रमा इस कुंडली में पंचमेश है, यानी कि बहुत अच्छे ग्रह हैं। जा करके ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, सप्तम में जाके बैठे हुए हैं, लगन को देख रहे हैं, बढ़िया स्थिति है। ये वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए बढ़िया माना जाएगा। यहाँ से बैठ करके लगन को देख रहा है, अगेन ये आपके व्यक्तित्व के लिए बढ़िया है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए और जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वहाँ पर भी ये चीज़ों को देने वाले होंगे। संतान के साथ संबंध के लिए भी गुरु चंद्रमा का आमने सामने होना ये बढ़िया नजर आ रहा है। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बैठ करके मंगल कहीं ना कहीं आपको मांगलिक भी बनाते हैं। यहाँ पर समझें तो मंगल वक्र अवस्था में 1 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में वो धनेश एवं भाग्येश होकर के जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं। देखिए, भाग्य आपका साथ देगा, थोड़े विलंब से देगा। यहाँ पर मंगल थोड़े विलंब से आपको भाग्य का सुख दे पाएंगे, क्योंकि वो जाकर के अष्टम में बैठे हुए हैं और शनि से कहीं ना कहीं प्रभावित भी हैं। यहाँ से बैठ करके मंगल देव की दृष्टि
धन भाव के ऊपर और आय भाव के ऊपर जा रही है, तो पैसे के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, पैसा कमाने के लिए भी खुद से, और दूसरा कहीं से कुछ आपको इनहेरिटेंस मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, उसके लिए भी ये मंगल यहाँ पर आपको सहायता पहुँचाएंगे। थर्ड हाउस के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, ये आपके पराक्रम के लिए बढ़िया है, निर्णय लेने के लिए बढ़िया है। निर्णय में मतलब मैं हिम्मत की बात कर रहा हूँ, करेज की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये जो मंगल है, ये आपके लिए फेवरेबल नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर हम चलते हैं। केतु कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है। पैसा के लिए इसको मैं बढ़िया मानूंगा। 11वें भाव में यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो ये धन के लिए बढ़िया माना जाएगा। आपके प्रश्नों के ऊपर जाने से पहले दशा के ऊपर हम देख लेते हैं। दशा जो है अभी फिलहाल आपको राहु की चल रही है। राहु की महादशा आपको मार्च 2034 तक रहने वाली है, और फिलहाल राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि फरवरी 2024 तक रहेगी। तो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। ये समय बहुत बेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन करियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए समय बढ़िया है। तो करियर में जरूर प्रयासरत रहिए, आपको लाभ रहेगा। प्रश्नों के ऊपर हम चलते हैं। आपने पूछा है सबसे पहले कि वैवाहिक जीवन मेरा आगे आपको कैसा दिखता है। मुझे देखिए, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा का सप्तम में बैठना, गुरु की दृष्टि का पड़ना, इसको मैं बढ़िया मानता हूँ विवाह के लिए। वहीं जो बुध, विवाह भाव के जो स्वामी है बुध, वो अस्त हो रहे हैं सूर्य के प्रभाव की वजह से। तो मतभेद से बचने की कोशिश करिएगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और इन तैयारियों से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अपने वैवाहिक जीवन को दीजिएगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो मतभेद से बचना है, और इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस, कंपटीशन वगैरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको अपने मैरिड लाइफ को देना है, इसको मत भूलिएगा। इसके बाद आपने पूछा है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी? अभी मैं संक्षिप्त में आपको जवाब देता हूँ, आप प्रयास करते रहें। अगला प्रश्न आपने पूछा है, एसएससी टीचिंग के क्षेत्र में भी मैं तैयारी कर रही हूँ, स्कोप कैसा है? अब यहाँ जो आपने टीचिंग क्षेत्र बोला है, इसको मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज वाले में एक शॉर्ट में आंसर दिया कि आप प्रयास करते रहें, लेकिन टीचिंग वाले में मैं आपसे कहूँगा कि इसको आप थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। टीचिंग का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है। उस क्षेत्र में आपका जाना, दूसरों को सलाह देना, इस तरीके की चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रही हैं मुझे। प्रॉपर्टी और फाइनेंस कैसा दिखता है? फाइनेंस के लिए मैंने कहा, फाइनेंस मुझे पॉजिटिव नज़र आता है, उसमें मैं ज़्यादा कोई परेशानी नहीं देख रहा हूँ। और प्रॉपर्टी के लिए आपने जो पूछा है, मैं उसमें कुछ सलाह दे दूँ आपको। देखिए, कभी भी लोन लेकर के प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ठीक है ना। कई बार हम सलाह देते हैं लोगों को कि आप लोन लेकर के ही प्रॉपर्टी बनाइए। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं, लोन लेके प्रॉपर्टी आप कभी भी मत बनाइए, चाहे वो बैंक का लोन हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से लोन लेना हो, वो मत कीजिएगा। दूसरा, अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी आपको लेनी है खुद के नाम से, तो सोच समझ के कागजात वगैरह चेक करके तब प्रॉपर्टी के लिए आगे जाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपने पूछा है, स्वास्थ्य ओवरऑल ठीक नज़र आता है, लेकिन बुद्ध से जुड़ी परेशानियों का ध्यान रखें, और साथ ही जो लग्नेश है वो गंडांत पे है, तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि गुरु 29 डिग्री से प्लस है, इस वजह से इसको गंडांत माना जाता है, तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एज सच कुंडली में कोई मेजर प्लेसमेंट बुरी नहीं दिख रही। इसके बाद आपने बोला है फॉरेन ट्रैवल और परमानेंट सेटलमेंट। देखिए, फॉरेन ट्रैवल में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ तक परमानेंट सेटलमेंट की बात है तो उसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है आपके चार्ट से इंडिविजुअली। ससुराल और पति से संबंध कैसे रहेंगे? पति से संबंध मुझे ठीक दिखते हैं। ससुराल पक्ष की जहाँ तक बात है, अपने स्वभाव का आप ध्यान रखिए, संबंध ठीक है। राजनीतिक करियर को लेकर के आपने पूछा है, अभी इसके ऊपर मत जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप जो कर रही हैं जिन फील्ड्स में, उसी में अभी फ़िलहाल ट्राई करें। व्यापार के योग हैं आपकी कुंडली में, लेकिन अभी उसमें नहीं जाना है, अभी उसके बारे में भी आप मत सोचिए। अभी व्यापार का कोई योग नहीं है फिलहाल। वैसे ओवरऑल कुंडली में व्यापार के योग अच्छे हैं, लेकिन वो फ्यूचर में। गुस्सा बहुत आता है। देखिए, आपके बुध के ऊपर मंगल और सूर्य का प्रभाव है, इस वजह से ये एक कारण हो सकता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। उपाय के ऊपर हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले
मैं नवमांश के कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था वैवाहिक जीवन को लेकर के कि अपने कंपटीशन से, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैरिज को देनी है। अगेन ये D9 चार्ट रिवील कर रहा है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, मतभेद से बचेंगे, वैवाहिक जीवन में मतभेद से बचने की कोशिश करेंगे, और वो दिखता है इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, आप बच सकती हैं, तो बचने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा D9 में चीज़ें अच्छी हैं, इतनी कुछ बुरी स्थिति मुझे नज़र नहीं आती है। चलिए कुछ उपाय मैं आपको दे देता हूँ, सरल से उपाय हैं जिसका लाभ आपको मिलेगा। फिलहाल आपको माता दुर्गा की पूजा उपासना करनी चाहिए, उनकी आराधना आप करते रहें, आपको लाभ मिलेगा। अभी से लेकर के फरवरी 2024 तक आपको महामृत्युंजय मंत्र कम से कम एक माला यानी 108 बार प्रतिदिन ज़रूर इसका जाप करना चाहिए, आपको फ़ायदा रहेगा। फरवरी 2024 तक महामृत्युंजय मंत्र का आपको एक माला प्रतिदिन जाप करना है। रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल करेंगे अपने घर पर, इससे बहुत लाभ दिखेगा आपको। कैसे करना है वो मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको बता दूंगा, लेकिन ये ज़रूरी है, ये तीनों ही उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बाकी जो मैंने आपको सलाह दी है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, बाकी कुंडली बढ़िया नज़र आ रही है। चलिए तो दोस्तों ये था इस 23 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।